मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आ जाइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सुमित कुमार, प्रणब, कुणाल, निधि, ओम प्रकाश, आर्यन, सुमित कुमार, उत्पल सरकार, दीप, दीक्षा, जितेंद्र, तरुण, प्रताप, मानक, दीक्षा, अनिल यादव, संगीता रॉय, उत्पल सरकार, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सेम टू यू माय डियर, सूरज, शेखर यादव, अब्दुल अमीन, ओम प्रकाश, करण विश्वास, बबलू, ईशु, सुमित, दीपू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाइए। आइए भाई, सवाल में कह रहा है मैन लॉस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन द गैमलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड्स। कह रहा है भाई, जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद एक आदमी अपने पास जितना पैसा लेके आया था उससे आधा ही धन पाता है। इस लाइन को अच्छे से फोकस करिए। कहता है एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। यानी जितना पैसा वो लेके आया था उसका आधा पैसा ही वापसी लेके जा रहा है। यानी अगर एक्स रुपए शुरुआत में लेके आया था तो कहता 3 मैच खेलने के बाद अब उसके पास x/2 रुपए। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अगली लाइन में कह रहा है द रूल ऑफ गैमलिंग इज दैट इफ ही विंस ही विल रिसीव ₹100। कहता अगर वो जीतेगा तो उसे 100 रुपए इनाम मिलेंगे, बट ही हैज टू गिव 50% ऑफ हिज टोटल अमाउंट। बट नियम यह है कि उसे अपनी टोटल अमाउंट का 50% जमा करना होगा आफ्टर ईच राउंड। कहता है अगर वो जीतेगा तो उसे 100 रुपए मिलेंगे, बट नियम यह है कि हर राउंड के बाद उसके पास अब जितना भी पैसा है उसका, मेरे भाई, उसको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 50% पैसा वापसी जुए खाने में जमा करना पड़ेगा। कहता अगर वो तीनों के तीनों मैच जीत गया तो आरंभ में उसका धन ज्ञात करें। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिए। कहानी क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये कह रहा है कि भाई अगर उस आदमी के पास एक्स रुपए थे और वो पहला मैच खेला तो कहता है पहला मैच खेला जीत गया, तीनों खेला था तीनों ही जीत गया, तो पहला मैच खेला जीत गया, अब उसके पास इतने पैसे हो गए। लेकिन कहता जी नियम है कि जितने भी पैसे हैं इसका 50% जमा करा दो वहां पे। तो भाई 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 में से 1 तो तुरंत ही जमा करा दो, तो बचा कितना? 1। कह रहा अब इतने ही पैसे ले जा सकते हो आप। अब इस पैसे के साथ उसने दूसरा मैच फिर से खेल दिया। इस पैसे के साथ मेरे प्यारे बच्चों उसने दूसरा मैच फिर से खेल दिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? सर दूसरा मैच खेला और दूसरा मैच खेला, फिर से 100 रुपए जीत गया। अरे वाह! अब 2 मैच खेलने के बाद इतने पैसे लेके घूमने लगा। फिर उसको नियम याद दिलाया कि बेटे ये जुआ खाना है, जितनी भी अब तेरे पास है उसका 1/2 तू जमा करा दे। यानी 2 में से 1 जमा करा दे तो बचेगा भी कितना? 1/2। हाँ जी। अब आगे ली लाइन में वो ये कह रहा है कि भैया 2 मैच के बाद उसका इतने पैसे फाइनली बचे। अब तीसरा मैच फिर खेलने लग गया, तीसरा मैच फिर से 100 रुपए जीत गया। नियम वही कि भैया जितना पैसा अब तुम्हारे पास है उसका 50% जमा करा दो, यानी 2 में से 1 जमा कर दो, तब उसके पास बचा कितना? 3 मैच क्या थे? तो 3 मैच खेलने के बाद उसके पास इतना पैसा बचा जो कि एक्चुअल में जितना शुरुआत में लेके गया था उसके आधे के बराबर है। ऐसा सवाल कह रहा है। और आप इसमें इमोशनल नहीं होना कि सर जी इसका मतलब तो ये हुआ कि जुए में वो कितने पैसे जीते हारेगा ही हारेगा। नहीं, हमें तो सवाल की लैंग्वेज के अनुसार चलना है। उसने कहा कि भाई आधा ही रह गया तो हम आधा ही लेके चले। अब आइए समझिए, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। 2 से 2 काटा, निपटा दिया जाए। अब यहां ये पहले छोटे को सोल्व करते हैं। 1/2 को एक्स से किया तो x/2 आया, बिल्कुल सर। 1/2 को 100 से किया 50 आया, 50 और 100 150, यह आया 150। इंटू में 1/2 प्लस 100 बराबर एक्स। 1/2 को इससे करेंगे x/4 जमा 75 जमा 100, तो x/4 यह आया 175 बराबर एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों x/4 को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 3x/4 बराबर 175। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू भैया 17 चौको 68, 700/3।
यानी इसका मतलब वो शुरुआत में जुए खाने में इतने रुपए लेके गया, शुरुआत में जुए खाने में वो इतने रुपए लेके गया, यानी 700/3 रुपए लेके गया। 700/3 रुपए मेरे प्यारे बच्चों वो जुए खाने में लेकर गए। क्लियर है? कितने रुपए लेके गया जी? 700/3 रुपए। आइए आगे। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि मिस्टर गिरधर स्पेंड्स कहता है मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 20% ऑफ 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज 900 ही सेव्स। अब आओ मजा पड़ना है भैया। आओ देखो, ये कह रहा है कि गिरधर के पास जो भी पैसा था, ध्यान देना, जो भी पैसा था, सवाल में कह रहा है कि भाई उस पैसे का 50% उसने खर्च कर दिया है हाउस होल्ड आइटम में। हाउस होल्ड आइटम में, हाउस होल्ड आइटम में 50% खर्च कर दिया। मतलब उसका जितना भी पैसा था उसका 50% खर्च कर दिया। बिल्कुल ठीक है। मान लेते हैं उसका 100 यूनिट पैसा है, तो 100 यूनिट का 50% यहां खर्च कर दिया जी। बिल्कुल ठीक है। तो बचा कितना है भैया? तो रिमेनिंग है मेरे दोस्त, रिमेनिंग है 50 यूनिट। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि बाकी का, इस शब्द को ध्यान देना, बाकी का, रिमेनिंग का, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, इसका 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर ले रहा है, 25% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है, और 10% वो स्पोर्ट्स पे खर्च कर ले रहा है। टेन परसेंट वो स्पोर्ट्स पे खर्च कर ले रहा है, और बाकी जो उसका पैसा बच गया, जो बच गया वो उसकी सेविंग है, वो उसकी मेरे प्यारे बच्चों बचत है। तो मेरे दोस्तों समझो कि जितना भी बाकी पैसा बचा हुआ था उसमें से 50% यहां, 25% यहां, 10%, यानी बाकी बची हुई चीज अगर 100% थी तो 50 और 25 75 और 10 85% खर्च कर चुका है। बिल्कुल, यानी बचे हुए का 85% खर्च कर चुका है, तो बचे हुए का बचाया कितना है? 15%। यानी जो भी पैसा बचा था उसका 85% उसने इन तीन चीजों में खर्च कर दिया, तो बचाया कितना मेरे भाई? 15%। अब इस सवाल को लैंग्वेज के साथ रिलेट करके एक बार यहां तक पढ़ो, फिर आगे समझाऊंगा इसे कैसे करना है। देखिए मेरे भाई, हम मान लेते हैं मिस्टर गिरधर की इनकम जी थी। कह रहे जी उसने 50% तो हाउस होल्ड पर खर्च कर दी, सीधी सीधी। 50% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/2। यानी 2 रुपए उसके पास थे, तो उसमें से एक तो उसने सीधा सीधा खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1/2। अब इतना पैसा उसके पास रह गया। अब इस बचे हुए का कहता है 85% यहां खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 15%, और 15% की फ्रैक्शन क्या हुई? 3/20। इसका मतलब जो भी पैसा बचा है उसका 3/20 उसकी बचत हो गई, और ये बचत किसके बराबर है? 900 रुपए के। 3 से काटेंगे 3, तो यह है 12,000। इसका मतलब मिस्टर गिरधर की जो इनकम थी मेरे प्यारे बच्चों वो थी 12,000। मिस्टर गिरधर की जो इनकम थी वो कितनी थी? 12,000 रुपए। आइए मेरे दोस्तों, तब हम सक्सेसिव की तरफ आ रहे हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम, क्रमागत। अब इस क्रमागत का अर्थ क्या है वो मैं समझाता हूं। मान लो यार मैं आपको ये कहूं कि भाई आप एक पेन खरीदने गए और उस पेन का जो मार्क प्राइस था या मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो था वो तो 100 रुपए, 100 रुपीज, और इसके ऊपर दो डिस्काउंट मिले। पहला डिस्काउंट 50% का था, दूसरा डिस्काउंट भी मेरे प्यारे बच्चों 85% का था।
आपको दो डिस्काउंट मिले, पहला डिस्काउंट भी 50% का था मेरे दोस्तों, और दूसरा डिस्काउंट भी आपका 50% का था। अगर आप दुकान पे गए, दुकानदार ने कहा कि भाई मैं दो डिस्काउंट दे रहा हूं 50-50% के, तो बताओ 100 रुपए वाला पेन आपको कितने का मिलेगा? तो आप कहोगे 50-50 100% डिस्काउंट, तो 100 पे 100 यानी फ्री का पेन मिल गया। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर दुकानदार वो ये कह देता कि भाई मैं 50-50% के दो क्रमागत डिस्काउंट दे रहा हूं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, तो ये जो क्रमागत है इसका क्या अर्थ होगा वो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है कि भाई जो पहले वाली वैल्यू है इसके ऊपर पहले क्रम में यानी पहले सक्सेस में 50% निकालो। तो 100 का 50% क्या बना? 50। तो 50 का डिस्काउंट निकालोगे तो अब कीमत कितनी बची? 50। अब इस 50 पे डिस्काउंट कितना मेरे प्यारे बच्चों? 50%। तो 50 का 50% 25। 25 का डिस्काउंट, तो 50 में 25 का डिस्काउंट कितना हुआ जी? 25। 50 पे ये 50% निकालेंगे तो 50 का 50% हुआ 25 का डिस्काउंट। तो 50 में 25 का डिस्काउंट, तो अब इस चीज की कीमत कितनी बची? 25। तो कुल मिला के मेरे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज की कीमत शुरुआत में 100 रुपए थी, अब उस चीज की कीमत मात्र 25 रुपए रह गई। तो हमने इस पे कितना डिस्काउंट दिया? 75 रुपए। और 100 पे 75 का डिस्काउंट देना, 100 पे 75 का डिस्काउंट देना ही क्या कहलाता है? परसेंटेज। भाई 100 पे कोई चीज क्या कहलाती है? 100 पे कोई वैल्यू परसेंटेज ही तो कहलाती है। परसेंटेज का मतलब 100 पे कोई चीज। तो अगर मैं 100 पे 75 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं 75% डिस्काउंट दे रहा हूं। यानी जो दो क्रमागत 50-50% के डिस्काउंट थे, ये इक्वल तो डिस्काउंट केवल 75% बन पाए, 100% नहीं। मेरे भाई फिर से एक और एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूं। मैं आपको कहूं कि यार आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने एक शर्ट खरीदी और उस शर्ट की जो कीमत थी वो 600 रुपए थी। कितनी थी बाबू? 600 रुपए। और दुकानदार ने कहा कि भाई मैं आपको दो डिस्काउंट दूंगा, एक 10% का और एक 20% का, लेकिन दोनों के दोनों सक्सेसिव हैं। सक्सेसिव माने क्रमागत डिस्काउंट है, क्रमागत डिस्काउंट है, क्रमागत डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना? इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले 600 का 10% आपने निकालना है। सर 600 का 10% कितना हुआ? 60। तो सर जी सबसे पहले 60 का डिस्काउंट घटाओ। अब चीज कितनी बनी? 600 में से 60 क्या? 540। अब डिस्काउंट क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? 540। अब 540 का 20% डिस्काउंट निकालो। तो मेरे भाई 540 का जो 20% होगा, जिस भाई को सॉरी फ्रैक्शन निकालनी भी नहीं आती, वो इस तरह से करेगा कि सर 54 दूनी कितना हुआ? 108। ये सर 108 का डिस्काउंट हो गया। तो 540 में 108 घटाएंगे तो अब वो चीज कितने की रह गई? 540 में से 108 घटाएंगे। सर 540 की थी, फिर से 108 का डिस्काउंट दिया, तो अब इस चीज की जो कीमत रह गई है वो 432 रह गई। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे भाई ये बताइए कि इस चीज की कीमत शुरुआत में कितनी थी? सर 600 रुपए। अब कितनी रह गई? सर 432 रुपए। तो सर कितने का डिस्काउंट हो गया? सर 168 का डिस्काउंट हो गया। तो 168 का डिस्काउंट किस पे हुआ? सर 600 पे। तो 168 का डिस्काउंट मेरे भाई 600 पे, तो 100 पे कितना? 6 से काटेंगे भाई, 6 दूनी 12, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4 6 8 48। तो आंसर आया 28%। यानी 10% और 20% के दो क्रमागत जो कमियां थी वो 28% के ही बराबर हो पाई। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि शायद अब आप क्रमागत शब्द का अर्थ समझे होंगे कि भाई पहले एक क्रम पे एक चीज कैलकुलेट करो, फिर अगला सीक्वेंस लाओ, उस पे दूसरी चीज कैलकुलेट करो। यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना या स्टेप बाय स्टेप घटना, इसको हम क्रमागत कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है हम सक्सेसिव शब्द को समझें। तो सक्सेसिव शब्द का अर्थ क्या होता है वो मैंने समझाने की कोशिश की। सक्सेसिव में मेरे प्यारे बच्चों दो चीजें होंगी, इंक्रीज भी दिया जा सकता है और डिक्रीज भी दिया जा सकता है। अभी मैंने आपको डिक्रीज समझाया। सक्सेसिव डिक्रीज को ही मेरे प्यारे बच्चों हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, क्रमागत बट्टा कहते हैं। सक्सेसिव डिक्रीज को हम क्रमागत कमी या क्रमागत हास भी कहते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, क्रमागत वृद्धि हो रही है, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं।
तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी मैं आपको सक्सेसिव शब्द को ही और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर धीरे 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 चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आइए, पहला सवाल है, पूछ रहा है यदि दो क्रमिक छूटें 10% और 20% है तो समतुल्य छूट क्या होगी? समतुल्य छूट क्या होगी? ध्यान देना भाई, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि यार, अगर किसी चीज की कीमत 100% है, मान लीजिए किसी चीज की कीमत 100 रुपए, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए, मैं इस पे पहले X% का डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर Y% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो मेरे बच्चे 100 पे अगर मैं X% का डिस्काउंट निकालूंगा तो क्या आएगा? X। तो सबसे पहले मैं X की कमी करूंगा, तो अब चीज कितनी हो जाएगी? 100 माइनस X, क्योंकि 100 की चीज थी, X की कमी हो गई 100 माइनस X। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? मुझे इस पे Y% की कमी निकालनी होगी, तो 100 माइनस X का Y% निकालना होगा। तो इसका निकालेंगे तो ये Y आएगा, इसको इससे निकालेंगे तो आएगा XY/100। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू होगी Y माइनस XY/100। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देंगे। हाँ जी, तो 100 माइनस X माइनस Y माइनस XY/100। हाँ जी, 100 माइनस X माइनस Y प्लस XY/100। इसमें से मैं 100 कॉमन ले लूं तो यह आएगा 100 माइनस X प्लस Y माइनस XY/100। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप ये समझेंगे कि फाइनली इस चीज की जो कीमत बनी या कीमत जो बची, वो बची 100 माइनस X प्लस Y माइनस XY/100%। मतलब सॉरी, इतनी कीमत बची। तो एक बात समझने की है, अगर किसी को छोटी छोटी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो अपने हाथ से अपने तरीकों से करने की कोशिश करो। अब इस तरह से समझ के देखो कि यार, जिस चीज की कीमत शुरुआत में 100 थी मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज की कीमत शुरुआत में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 100 थी, अब उस चीज की कीमत कितनी रह गई? इतनी। तो कितने की कमी की है? तो आप देखेंगे 100 थी, यहां 100 में से क्या घटाया? ये, यानी एक्चुअल में X प्लस वाई माइनस XY/100 की कमी की गई, यानी इतनी वैल्यू की कमी की हुई है। यानी ओरिजिनल चीज ये थी, और अगर हम उसमें दो डिस्काउंट देते हैं X% और Y%, तो फाइनल जो डिस्काउंट बना इतने का बना। और आप जानते हैं 100 पे कोई चीज क्या कहलाता है? परसेंटेज। इसका मतलब X% और Y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, तो इक्वल जो डिस्काउंट बनेगा ये बनेगा। तो इक्वल डिस्काउंट बनेगा X प्लस वाई माइनस XY/100%। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा। अब ये आपकी एक ट्रिक होगी जिसे आपने ध्यान रखना है, क्या कि अगर X% और Y% ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत बट्टे हैं X% और Y%, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा, इक्विवेलेंट का मतलब हुआ इन सब के बराबर, यानी कुल मिला के, हिंदी में से कहते हैं समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, वो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों X प्लस वाई माइनस XY/100%। यानी अगर दो चीजें X% और Y% के दो डिक्रीज हैं, तो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होगा या इक्विवेलेंट जो डिक्रीज होगा वो होगा मेरे दोस्तों X प्लस वाई माइनस XY/100% का डिक्रीज होगा। ऐसे ही मेरे दोस्त, अगर दो इंक्रीज हो, सक्सेसिव इंक्रीज हो, इंक्रीज हो, क्रमागत वृद्धि हो, कौन सी? X% और Y% की दो क्रमागत वृद्धि हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा, इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा, वो होगा मेरे दोस्तों X प्लस वाई प्लस XY/100%। यानी अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो यहां मेरे प्यारे बच्चों प्लस लग जाएगा,
और अगर वो कमी हो रही है तो यहां माइनस लग जाएगा। ये फार्मूला भी वो ऐसे ही बनेगा जैसे यहां था, यहां वो चीज माइनस कर रहे थे, यहां वो चीज प्लस हो जाएगी। सिंपल बात। अब मेरे दोस्तों, इन्हीं दोनों फार्मूलों के बिहाफ पे कुछ सवाल सोल्व करते हैं। जैसे ही सवाल है, कह रहा है यदि दो क्रमिक छूटे 10% और 20% है, यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक 10% और एक 20%, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला लगेगा x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, माइनस 10 गुना 20 बटे 100। तो 20 और 10 30 हुआ, माइनस हुआ 2, तो घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 28%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आया मेरे दोस्तों, कितना आया? 28%। मैं अब आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या कि मैंने आपको यह कह दिया कि भाई 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, तो आपने निकाला अभी कि सर 28% आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं आपको 20% और 10% का कह दूं तो, 20% और 10% कह दूं तो आप कहेंगे सेम ही चीज होनी चाहिए। तो देखो यार, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, तो 20 और 10 मेरे प्यारे बच्चों 30, और माइनस 200 बटे 100 यानी 2, 30 में से 2 गया मेरे बच्चों, आंसर होगा 28%। तो एक बात आगे के लिए हमेशा यह भी ध्यान रखी जाए कि सर जी A%, B%, अगर ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो भी होगा वही इक्विवेलेंट डिस्काउंट B% और A% का भी होगा, है ना। यानी सीक्वेंस घुमा देने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीजें एक है। जैसे एक सवाल में आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ 10%, 20%, 30%, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। एक दुकानदार ने ये डिस्काउंट दिए, तीन क्रमागत बट्टे, दूसरे दुकानदार ने तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 20%, 30%, 10%। तीसरे दुकानदार ने क्या किया कि 20%, 10% और 30% डिस्काउंट दी। चौथे दुकानदार ने कहा भैया क्या कि सर जी हम 10% पहले दे रहे हैं, फिर 20% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, और सर जी आखिरी में हम दे रहे हैं 20%। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, चारों ही क्रमागत बट्टों में कौन सा बेहतर होगा। तो आपने कहना है कि सर सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करने से कोई फर्क, फार्मूले पे फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर पे फर्क नहीं होगा। 10 30 20, 10 20 30, 20 30, 10 20, 10 30, तीनों का ही, चारों का ही मतलब सेम है, हाँ है ना। तो क्रमागत बट्टे निकालते वक्त चारों का ही अर्थ एक सेम है और चारों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए जैसे इस सवाल पे आइए, कह रहा है कि 10 और 15% है, तो भैया सक्सेसिव डिस्काउंट रखें, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो। तो मेरे बच्चे फार्मूला होगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, 10 गुना 15/100। तो 10 और 15 मेरे प्यारे बच्चों 25, और 10 और 15 का करेंगे तो 1.5 बनेगा, 150 को 100 से भाग देंगे 1.5, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो आंसर होगा 23.5। यानी मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आएगा 23.5% होगा। अब आते हैं 10% और 30%। तो कह रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%। तो भाई 30 और 10 40, और यहां आया 3, तो घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 37%। ये मेरा आंसर हो। कह रहा 15% और 25% है, तो फार्मूला लगेगा मेरे प्यारे बच्चों 15 जमा 25 माइनस 15 गुना 25/100। अब देखिए यार कैलकुलेशन, 25 और 15 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे 40 आया, यहां 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 डिवाइड बाई 100 है तो 3.75। जब घटाना है तो ऐसे घटाइए कि 40 में से 4 घटाओगे बचेगा 36, और एक में से 0.75 घटाएंगे तो 0.25। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, हाँ है ना।
यदि दो क्रमिक छूटें 25 और 40% की है तो समतुल्य छूट बतानी है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो एक एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई। थोड़ा फास्ट कर देंगे इसी चीज को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाके। तो यह है मेरे बच्चे 65 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 10। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो 65 में 10 आया 55%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो बना मेरे बच्चों कितना बना? 55%। 20 और 30% है तो क्या करें भाई? 20 जमा 30, बहुत सुंदर जी, माइनस 20 गुना 30। मेरे दोस्तों इतने सारी प्रैक्टिस करनी है आपने कि ये चीजें वर्बली आप उठा पाओ। तो 20 और 30 का जोड़ कितना बना जी? 50। और 20 को 30 से गुना किया 600 बटे 100 6, तो 50 में 6 गया मेरे प्यारे बच्चों 44%। हाँ है ना? आइए, कहता है टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर 40% एंड 50% देन इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। तो मेरे बच्चे 40% और 15% को लेते हैं। तो भैया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई। अब मेरे दोस्त 40 और 15 कितना हुआ? 55। और मेरे भाई 15 चौको 60, 600, 600 को 600 से काटेंगे 6, तो ये आएगा 49%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 49%। हाँ है ना? आइए जी दोस्त, इस पे कहता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 25% के, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। 25 और 20 45, और इसे घटाएंगे मेरे बच्चे 5 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 40%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 40%। कहता है जी दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 12% 15%, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। अब मेरे बच्चों 12 और 15 को जोड़ेंगे आएगा 27, और 12 और 15 180 1.8, घटाएंगे तो 2 घटाओगे 27 में से तो आएगा 25, और 0.8 घटाओगे मेरे बच्चे 2। ये मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे 3 पे। अभी तक मैं आपको दो डिस्काउंट दे रहा था, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर इक्विवेलेंट पूछ रहा था। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको 3 डिस्काउंट दे रहा हूं। कौन कौन सा? 10%, 20% और मेरे प्यारे बच्चों 30%। तो करना क्या होगा? फार्मूला 3 पे भी लगा सकते हैं, 3 का भी है फार्मूला, लेकिन इतने सारे फार्मूले यहां डाल के करोगे क्या? इसलिए चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे स्पीड बनाओ। पहले इन दोनों को सेटल करेंगे। तो मेरे बच्चे एक्स परसेंट वाई परसेंट है, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%। सोल्व करोगे तो 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28। तो ये दोनों सोल्व हो के आया मेरे बच्चों 28%। अब ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 30% को। यानी पहले इन दोनों को सोल्व करना है, और दो वाले में थोड़ी प्रैक्टिस करो कि यार एक्स प्लस वाई तो 20 और 10 30 इंटू एक्स वाई, सॉरी माइनस एक्स वाई बाई 100, तो 200 बटे 100 यानी 2 घटा के 28%। अब यहां सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई 28 जमा 30 माइनस एक्स इंटू वाई 28 गुना 30 बटे 100। हाँ जी, 28 और 30 58। धीरे धीरे करो लेकिन करते रहो, करते 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 स्पीड बनेगी मेरे भाई। अब ध्यान देना, 0 से 0 गया, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8। आप कहें सर कैलकुलेशन नहीं बढ़ रही, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो 58 में 8.4 गया मेरे प्यारे बच्चों, बना 49.6%। ये मेरा आंसर। हाँ जी, अब आते हैं यहां 20 30 और 40%। पहले दो को सेटल करो। देखो मन ही मन करें 20 और 30 को, तो 20 और 30 50, 20 30 600, 50 में 6 गया 44% बना। अब 44% और 40% को सेट करना है, तो 44 और 40 को लेके चल जा सकता है। पहले दो को सोल्व करो, जैसे मुझे समझाना इसलिए आराम आराम से कराऊंगा। 20%, फिर 30%, और फिर मेरे प्यारे बच्चों है 40%। तो पहले इन दोनों को लेंगे तो x प्लस वाई करेंगे 20 जमा 30 माइनस 20 गुना 30 बटे 100।
तो 50 में से 6 गया 44%। हाँ जी, क्या आप मेरी बात से सहमत है? बहुत बढ़िया। अब हमें 44% को टैकल करना है 40 से। 2 को कैलकुलेट किया, अब तीसरे। तो x प्लस वाई करेंगे तो 40 जमा 44 करेंगे 84%। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे लिखो x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा मेरे भाई 84। यहां सोल्व करेंगे, जीरो गया, 4 चौक 16 आया, 4 चौक 16 और एक 17, 17.6। तो 84 में 17.6 घटाना है। तो मेरे बच्चे 84 में से 18 घटाओ। और अगर घटाने में दिक्कत है तो ऐसे करा करो, 84 आगे डेसिमल के आगे जीरो लगाओ और हमें घटाना 17.6। तो 10 में से 6 गया 4, या 13 में से 7 गया 6, 7 में से 1 गया 6। तो मेरे बच्चे आंसर आया 66.4%, 66.4%। कह रहा जी 3 सक्सेसिव है, 10, 15 और 25। तो सबसे पहला काम मेरे दोस्तों होना चाहिए 10 और 15 को सोल्व करना। तो 10 मन ही मन में करो, पूरा लिख के मत करो, मुझे समझाना है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। 10 गुना 15 बटे 100। तो 10 और 15 25 माइनस 150 यानी 1.5। तो ये आएगा मेरे बच्चे 23.5। समझ पाए? हाँ जी सर, दोनों को सेट कर दिया। अब लेते हैं 25%। तो सर 23.5% और 25%। ध्यान देना। तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, मैं भी जानता हूं। इनके शॉर्ट ट्रिक भी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं थोड़ी देर में कि ऐसे को कैसे करना चाहिए। लेकिन अभी पेशेंस से एक चीज को तसल्ली बख्श सीखने की कोशिश करो। इन्हें जोड़ेंगे तो सर 25 और 23 हुआ 48.5। बहुत सुंदर सर। और ये चीजें घटेंगे सर, ये आप जानते हैं डेसिमल एक जीरो लगा देते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा था। 25 से गुना करेंगे, 25 पांजे 125, हासिल आई 12। 25 दिए 75, 75 और 12 आया 87, हासिल आई 8। 25 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50, 50 और 8 58। अब मुझे ये समझना है कि यार 3 जीरो, भाई 2 जीरो तो थी, एक ही डेसिमल था, तो 3 हुआ, 1 2 3 यहां लगेगा। तो मुझे घटाना है 5.875। 10 में 5 गया 5, यहां क्या बचा 9, 9 में 7 गया 2, यहां बचा क्या 4, 14 में से 8 गया 6, यहां बचा 7, 7 में 5 गया 2, यहां 4। तो मेरे भाई आंसर आया 42.625%। 42.625%। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कोई हो रही है तो इग्नोर करिए, बात को समझने की कोशिश करिए। तरीका, मेन तरीका है। आइए बताइए, ये सवाल आपने बताना है। फिर कुछ डाटा ऐसे होंगे, देखिए मेरा मोटिव असली यही है कि मैं ये समझा पाऊं कि किस जगह कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा, किस जगह कौन सा। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। स्मार्ट अप्रोच पकड़नी होगी, और स्मार्ट अप्रोच स्मार्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। यानी सवाल में जो आंकड़ा वो कैसा दे रखा है। आइए मेरे बच्चे, यदि दो क्रमिक छोटे 15%, 30% और 40% है, तो मेरे भाई सबसे पहला काम मेरा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15 और 30 पे। वैसे तो मन ही मन में कर लूंगा 45, 15 थी 45, 45 में 4.5 घटाऊंगा, 40.5 मेरा आंसर। लेकिन मुझे मेरे प्यारे बच्चों को समझाना है, तो पहले x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई। देखिए प्रैक्टिस करते करते स्पीड बनती है, बिना प्रैक्टिस के नहीं। 30 और 15 45 माइनस 15 थी 45, 450 को 100 से भाग देंगे 4.5, घटाएंगे 45 में 4.5 तो ना, मतलब 4.5 घटाएंगे तो 40.5। तो मेरे दोस्त 15% और 30% हमारा सेटल हो गया 40.5%। अब एक आखिरी बचा है 40%, इसे भी देख लेते हैं यार। तो कैसे करें सर? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। बहुत शानदार जी। इसे जोड़ेंगे तो आएगा मेरे भाई 80.5। माफ करिएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यार डेसिमल है, बाद में टैकल करेंगे 3 पे, है ना।
एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से गुना करेंगे, 4 5 20, एक जीरो गया। हाँ है ना, अब तो बस एक डेसिमल बचा है, तो 2 आया, 4 चौक 16, 162 आया। बटाना भैया कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी है? फिर से समझाता हूं, देखो भाई ये जीरो से ये जीरो काट दिया, ठीक है जी। अब 400 को 4 से गुना करोगे 16 और 5 से करोगे 1620, 1620 है, एक जीरो फिर घट गई, एक अंक पे डेसिमल अभी भी बचा हुआ है, तो आंसर आएगा 16.2। तो घटाना होगा 16.2। तो भैया जिसको नहीं आता वो आराम से लिख के सीखें। देखिए क्लास का मतलब यही होता है कि हम बहुत शांति से एक एक चीज को पढ़ें, शुरुआत बहुत धीरे होनी चाहिए। हाँ अगर आपका समझने का स्तर विकसित हो गया फिर दिक्कत नहीं। इकाई से इकाई, 5 में 2 गया 3, 10 में 6 गया 4, 7 में 1 गया 6, 64.3%। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 64.3%। बताइए भाई, 20% बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस होने वाली है, 25% और 50%। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले दो को करेंगे, मन ही मन में करो, 25 और 20 कितना हुआ 45, 25 20 50, 5 घटा देंगे 40%। लेकिन आप मेरे प्यारे बच्चे हैं तो ध्यान से समझो, 20 जमा 25 माइनस 20 गुना 25 बटे 100, 45 माइनस 50, 5 घटा, आंसर आया 40%। बहुत बढ़िया। अब मैं तीसरा डाटा पिक करता हूं 50%। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो मेरे दोस्त ये आया 90, और 50 को 40 से करेंगे 2000, 2 जीरो कटा तो 20, और 90 में 20 घटा है 70%। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे ही सही बट मेरी बातें समझ में आने लगी। अब एक चीज और बताना, अगर मैं आपसे कह दूं 10%, 10%, 10%, देखिए हर एक आंकड़ों के खेलने के तरीके में सिखाऊंगा, लेकिन धीरे 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 वहां तक लेके जाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर 10-10-10-10% के 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूं आपको लगातार, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। अगर 10-10% के 4 डिस्काउंट दे दें, देखिए मैंने आपको 14 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई इन्हीं बेसिक चीजों को समझने के लिए, तो अब खटाखट मन में आना चाहिए। जैसे मैं बिल्कुल बावला बच्चा हूं, तो मैं करूंगा सर जी देखो पहले दो को देखते हैं सर, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया सर, 10 और 10 20, माइनस एक्स इंटू वाई, तो 10 को 10 से गुना किया 100, तो सर 20 में से मतलब एक गया तो सर 19% आया। क्या मैं इतना समझने के काबिल हो पाया कि नहीं, या अभी भी मैं लकीर का फकीर हूं कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लकीर का फकीर ही हूं? पहले इतनी बात समझाओ, समझ आई कि नहीं आई? अगर आ गया है जल्दी से, तो ये डाटा भी सेम था, 19% है। अरे हाँ है ना भाई, मैंने कहा सीक्वेंसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे वाला पहले कैलकुलेट करो, पीछे वाला कैलकुलेट करो, मर्जी आपकी है। अब मेरे दोस्त मुझे इन दोनों को कैलकुलेट करने में कोई झिझक नहीं होगी, क्योंकि x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100, भाई दोनों ही सेम है। आपने कहा जी ठीक है, 19 19 38 हुआ सर, बात सही है। माइनस 19 गुना 19 होता है 361, 19 का, और 361 को 100 से भाग दोगे 3.61, और मेरे बच्चे 38 में से 3.6 घटाएंगे तो समझो 34 घटा दिया तो 34 बचा, और 0.39, तो आंसर आया 34.39%। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को समझ गए, और समझ गए तो मेरे प्यारे बच्चों अब खेल है प्रैक्टिस का। अब मैं करूंगा नहीं, आपने जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे कितना जल्दी से जवाब देते हैं। 12%, 15% और 40%। प्लीज डू इट फास्ट। अब मुझे चतुराई चाहिए। देखिए मैंने 15 सवाल कराए, जहां मैं आपको बेसिक ही बातें बताता रहा, बेसिक तरीका समझाता रहा। नाउ आई वांट स्मार्टनेस एंड वांट स्पीड।
अब आप किन दो को लेंगे, किन दो की कैलकुलेशन करने में आपको मजा आ रहा है, जिसको लेना चाहते हैं आप उसको ले लीजिए। आप पहले इन दो को कैलकुलेट कर लीजिए, इन दो को कर लीजिए, इन दो को कर लीजिए, जिस मर्जी को करिए मेरे दोस्त, आपका आंसर हर एक से सेम ही आना है, बशर्ते आप ठीक से करें। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं किसी को भी कुछ भी उठा के सोल्व कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं करता हूं इन दोनों को ले लेता हूं। 40 और 12 कितना हो गया सर, 52, है ना। फिर 12 चौक 48, 480, 4.8 घटा दो आंसर। या मैं इन दोनों को ले लेता हूं सर, 40 और 15 हो गया मेरा 55, और 15 चौको 60, 6 घटा दूंगा तो 49%। यानी ये चीजें लिखनी ना पड़े, मन ही मन में करनी पड़े। जब आप ये मन ही मन में करने वाला काम कर देंगे तो सच मायने में वहीं से आप समझने के काबिल होंगे। तो मेरे हिसाब से आप जिस मर्जी को ब्रेक करिए, इन दोनों को ब्रेक करते हैं तो 15 और 40 कितना हुआ, 55, और 15 चौको 60, 6 घटाएंगे तो आएगा 49%। ये आया 49%। और मेरे भाई अभी तो मुझे अप्रोक्सीमेशन खेल सिखाना है इसमें, लेकिन वो बाद की बात है, अभी बेसिक चीजों का ये। इनको सोल्व करना है तो x प्लस वाई 12 जमा 49 माइनस 12 गुणा 49/100, तो ये आया मेरे भाई 61। 12 निम्न 108, 12 चौक 48 और 10 58, तो 61 में से माइनस करेंगे 5.88, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 10 में 5 गया 5, तो आंसर आया भाई 55.12%। बताइए कितने बच्चे सहमत है इससे। अब मेरे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो डाटा ले रहा हूं उसमें आप थोड़ा सा फंसेंगे। जैसे मैंने ले लिया डेसिमल में 37.5%, 40%। आप इस फार्मूले से शायद करने में उतने सहज महसूस ना करें, या 11 से 1/9%, 12 से 1/2%, शायद इस फार्मूले से सहज नहीं होंगे कि भाई x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%। इनको जोड़ना, बटे वाली चीजों को फिर इन्हें गुना करना क्वाइट एम्बेरसिंग फॉर एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू इज दैट, कि मेरे प्यारे बच्चों है क्या कहानी। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मुझे 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं और इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, तो आपने फार्मूला लगा के बता दिया मन ही मन में क्या, कि सर x प्लस वाई 10 और 20 30 माइनस एक्स इंटू वाई 20 गुना 10 200, 30 में से 2 गया 28% आंसर। हाँ जी, देखिए सक्सेसिव का मतलब यह है कि अगर किसी चीज की कीमत मान लीजिए m रुपए है, तो सर जी पहले उस पर हमें 10% डिस्काउंट देना होगा। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी अगर उस चीज की कीमत 10 है तो 1 का डिस्काउंट दोगे तो अब कीमत कितनी बची, 9/10। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। अब कीमत क्या बची सर, 9/10। और सर अब अगर आपने उसे 10 का डिस्काउंट दे दिया, कीमत इतनी बची, तो अब आपको डिस्काउंट देना होगा 20%, यानी 1/5, यानी 5 की चीज थी तो अब आपको 1 का डिस्काउंट देना होगा, तो यानी अब कीमत बची 4/9, 4/5। आपने कहा ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। यानी अगर किसी चीज की इनिशियल कीमत मेरे दोस्त शुरुआत में m यूनिट है या m रुपए है, तो आपने पहले इस पे 10% डिस्काउंट दिया तो 9/10 हो गई, फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया तो 4/5 हो गई। तो फाइनल में जो कीमत बची वो मेरे दोस्तों बची 36/50 m। यानी जो कीमत शुरुआत में m थी, अब वो फाइनल में 36/50 m बची। क्या आप समझते हैं, हाँ जी सर समझते हैं। तो कितना डिस्काउंट हो गया भाई, कोई चीज m से और 36/50 m हो गई तो कितना डिस्काउंट हुआ, तो सर घटा देंगे, इसमें से ये चीज घटा देंगे। कैसे घटाएं सर, m में से 36/50 m घटाते हैं तो 50 लाएंगे, या -36 m घटाएंगे तो भाई बचेगा 14m/50। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जिस आर्टिकल की कीमत m रुपए थी शुरुआत में, उसमें कुल मिला के कमी आ गई कितने की, 14m/50 की, कितने पे, 100 पे। तो m से m कटा, अब इसे लिखोगे आगे तो 14/50 गुना 100
50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 28%। हाँ जी, यानी अगर आप डिटेल भी कोई वैल्यू लेके कर रहे थे तब भी आंसर वही आ रहा था, आप यहां कर रहे थे तब भी आंसर वही आ रहा है। और मेरे दोस्त मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इन चीजों को सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा करें। कैसे कि सर कोई चीज 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो मतलब 1/10 फ्रैक्शन बनी, यानी कोई चीज की कीमत 10 थी तो 1 का डिस्काउंट देके अब कीमत रह गई 9। अब फिर से 20% डिस्काउंट दिया उसके बाद, यानी 1/5, यानी अगर किसी चीज की कीमत 5 थी तो अब फिर 1 का डिस्काउंट देके कीमत रह गई 4। यानी जिस चीज की कीमत शुरुआत में 10 पंजी 50 थी वही चीज अब 9 चौकी 36 हो गई। यही तो वही कि भाई 50 से कोई चीज कितनी हो गई 36। तो अगर कोई चीज 50 से 36 हो गई तो कितना डिस्काउंट दिया सर 14 का। और सर 14 का डिस्काउंट है 50 पे, तो 100 पे कितना 28%। तो ये मेरा आंसर हुआ। आप कहे जी अभी भी बात पकड़ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं, एक एक चीज रिलेट कराना चाह रहा हूं कि हम इस तरह से भी ना करके ऐसे ही लिख दें तो शायद ये और आसान लगे हमें पढ़ते वक्त कि 10 से 9 होगी, 5 से 4 होगी तो 50 से 36 होगी। आप चाहें इसे तो और काट के सरल भी बना सकते हैं। कैसे बाबू? ओ बाबू, तो आप ऐसे काटे कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे क्रॉस में इस तरह से काट लिया करो कटता है तो। लेकिन ये मत करना कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2, ये मत करना, क्योंकि नीचे नीचे नहीं कटेगा। ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, ऐसे ही काट सकते हो, लेकिन नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा। तो इस बात का ध्यान देना। हाँ है ना? तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेता। उस केस में मैं कहता कि भाई कोई चीज हमारी कितनी थी, 5 5 25 थी, तो अब उस चीज की कीमत 9 दूनी 18 बची। तो 25 से कोई चीज 18 बची तो कितने का डिस्काउंट दे दिया सर जी? 7 का। तो 7 का डिस्काउंट 25 पे, तो 100 पे कितना निकालते तो आंसर आता मेरे भाई 28%। निकालते तो मेरे दोस्त आंसर क्या आता? 28%। अब देखो पीछे आपने जो सवाल किए हैं, जैसे यही सवाल ले लें, इसी सवाल को मेरे भाई हम इस तरह ना करें। यहीं से मैंने 3 वाले कराने शुरू कराए थे, बिल्कुल। तो हम इस चीज को ऐसे लिख लें कि देखो सर जी 10% जो है इसकी फ्रैक्शन हमको पता है कितनी होती है। कितनी होती है सर? 1/10। 20% की 1/5, और 30% की सर 3/10। परसेंटेज पढ़े हैं तो, यानी पहले में 10 से कोई चीज 1 घट के 9 हो गई क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, फिर 5 से 1 घट के 4 हो गई, फिर 10 से 3 घट के 7 हो गई। तो सर कर दें कल्याण? कर दो सर। कैसे भाई? गुना करोगे 10 ढाई 100, 100 5 500। बहुत सुंदर सर। और यहां गुना करोगे 9 7 63, 63 को 4 से गुना करेंगे, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, 252। इसका मतलब कोई चीज अगर 500 थी तो अब 252 हो गई। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया सर? 248 का डिस्काउंट हो गया। और सर 248 का डिस्काउंट हो गया किस पे? 500 पे। तो 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 नहीं 45, 5 छिंग 30, 49.6%। 49.6%। यही हमारा डिटेल इस तरह से भी आ रहा था। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, है ना? आप चाहते तो इसे और आसान बना सकते थे कट के। भाई 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 2 भी कट रहा, 2 एकम 2, 2 5 10। ऐसे भी कर सकते थे, कोई नुकसान नहीं है। आप जैसा करना चाहें वैसे करें। धीरे धीरे अब आपको अपने आप सहज महसूस हो जाएगा कि किस जगह हमें कौन सा फंडा इस्तेमाल करना चाहिए, किस जगह हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होगी, कौन सी जगह हम वो इस्तेमाल करें ताकि हमारी कहानियां सेट हो जाए। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे भाई? अब जैसे ये वाले डाटा आ गए, तो आपको नहीं लगता कि हमें फ्रैक्शन से तोड़ने चाहिए? 37.5% की फ्रैक्शन क्या है मेरे दोस्त? 3/8। बहुत सुंदर। 40% की फ्रैक्शन क्या है मेरे दोस्त? 2/5। तो मैं मन ही मन में ये ब्रेक ना करूं कि भाई पहली बार 3/8 का डिस्काउंट, मतलब 8 से 3 का डिस्काउंट देके चीज 5 की बची। अगली बार 5 से कोई चीज 2 का डिस्काउंट देके 3 की बची। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, यानी कोई चीज 8 की थी तो फाइनल में 3 की रह गई। तो सर जी कितना डिस्काउंट दे दिए? सर जी 5 का डिस्काउंट। अब मेरे भाई 5 का डिस्काउंट है 8 पे, तो 100 पे कितना? अब मेरे दोस्त ये फ्रैक्शन का काम आ गया। परसेंटेज में आपने पढ़ा था 1/8 12.5% होता है। तो 5/8 करेंगे तो 62.5% हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 62.5%।
हाँ है ना। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट सवाल हो। देखिए मेरे भाई, इसकी फ्रैक्शन हुई 1/9, इसकी फ्रैक्शन हुई 1/8। तो पहले में कह रहे हैं कि कोई चीज 9 से 1 घट के कितनी हो गई, 8। अगले वाले में फिर 8 से 1 घट के कितनी हो गई, 7। 8 से 8 गया, तो यानी 2 डिस्काउंट के बाद वो चीज 9 से 7 हो गई। तो 9 से 7 हुआ मतलब कितने की कमी करी, 2 की। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की कमी 9 पे तो 100 पे कितना, आंसर होगा 22 सही 2/9%। मेरे प्यारे बच्चों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9%, 22:2/9%। देखिए पहले वाले में 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, फिर 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 9 से 1/11% की 1/11, और फिर है मेरे बच्चे 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो आप ऐसे लिखेंगे भाई 9 से कोई चीज 1 घट के 8 हो गई, फिर 8 से 1 घट के 7 हो गई बाबू, फिर 11 से 1 घट के 10 हो गई, और फिर 10% डिस्काउंट मतलब 10 से घट के 9 हो गई। तो क्या हुआ जी, 10 से 10 कटा, 9 से 9 कटा, 8 से 8 कटा, तो 11 से कोई चीज फाइनली 7 रह गई। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 का। 4 का डिस्काउंट 11 पे तो 100। तो 1/11 होता है 9 सही 1/11, तो 4/11 हो जाएगा, 9 चौक 36 सही 4/11% मेरे भाई, 36 सही 4/11%। यही सेम चीज हम सक्सेसिव इंक्रीज में भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि यार 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिक्रीज हैं, क्रमागत कमी है, तो आप कहेंगे 10 से 9 होगा भाई, इसकी फ्रैक्शन 1/10, इसकी फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से कोई चीज 4 हो गई, ये कर देंगे। अगर मैं यही सेम चीज कहता कि भाई दो क्रमागत वृद्धि है, एक 10% की, एक 20% की, तो आप फार्मूला लगाते कि सर इंक्रीज वाले में आपने बताया था x+y+xy/100%। बट व्हाट आई वांट टू से टू माय डियर स्टूडेंट, 10 × 20 × 10 × 20 क्योंकि इंक्रीज हो रही है क्रमागत, तो 30 और 2 32%। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि आप सीधा सीधा करें, इसकी फ्रैक्शन 1/10, इसकी फ्रैक्शन 1/5, तो आप ऐसे लिखिए कि यार 10 से कोई चीज 11 हो गई, 20% यानी कोई चीज 5 से 6 हो गई, तो मेरे भाई 50 से कोई चीज 66 हो गई। तो 50 से 66 हो गई, कितना इंक्रीज हुआ, 16 का, और 16 का इंक्रीज मेरे भाई 50 पे तो 100 पे कितना, आंसर आया 32%। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 32%। आंसर आया मेरे भाई 32%। हाँ है ना, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 32%। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यहां तक की मेरी बात समझिए। अब आपका सवाल हो सर एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो जाए, फिर जैसे मैं कहूं यार पहले मैंने 10% का इंक्रीज किया, फिर मैंने 10% का डिक्रीज कर दिया। अब देखो यार, जरूरी नहीं कि 10 ही 10 हो, कुछ भी हो सकती है, अलग अलग रेट से पहले डिक्रीज हो जाए फिर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी दे सकता है। बट मुझे लगता है फ्रैक्शन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू बी वेरी मच यूज टू अबाउट द फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस के बारे में बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मैं छात्र होता, एग्जाम दे रहा होता, तो मैं कहता है 1/10, इसकी भी 1/10, बस यहां गलती से घट रहा है, यहां गलती से बढ़ रहा है, तो यहां लिखता मैं 10 से कोई चीज 11 हुई, यहां घट रहा है तो मैं लिखता 10 से कोई चीज 9 हुई, और 100 से मेरे बच्चे मैं लिख देता 99। तो 100 से कोई चीज 99 हुई, तो एक की कमी फाइनली 100 पे, तो कितना परसेंट हुआ, तो आंसर हुआ 1%। हाँ जी,
यानी फ्रैक्शन से हर एक चीज को निपटा लोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सर मैं ये कहूं कि A% तो बढ़ रहा है और फिर B% में घटा रहा हूं, इसका कैसे निकालें? सर आपको ये तो पता है ना कि दोनों ही इंक्रीज हो रहे थे, तो ये फार्मूला था x+y+xy/100। हाँ सर, तो कुछ नहीं करना यार, x की वैल्यू a लिखो क्योंकि प्लस में है, y की जगह माइनस करना क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू प्लस x की वैल्यू a है और y की जगह माइनस b है बटे 100। a माइनस b माइनस a इंटू बी बटे 100। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करने का तरीका। यानी आप इस वाले को अगर यहां पुट करते तो आप x की वैल्यू 10 लेते, y की वैल्यू -10 लेते, प्लस 10 y की वैल्यू -10 ले लेते बटे 100। तो सोल्व करते तो 10 से 10 कट के 0 आता और यहां आता -100 बटे 100 यानी -1। तो आंसर आ जाता -1%। कहने का मतलब यह है कि इस फंडे को इस्तेमाल में रखिए। क्लियर है जी? कह रहा है भाई किसी आदमी की सैलरी पहले 20% बढ़ाई गई और फिर उसी को 20% कम किया गया। तो पहले हमने किसी चीज में 20% का इंक्रीज कर दिया, देन उसी में हमने 20% की कमी कर दी, यानी क्रम दर क्रम, पहले एक क्रम चले फिर दूसरा क्रम चले। तो क्या करें जी? तो इसकी फ्रैक्शन 1/5 होती है बाबू, प्लस की होगी, इसमें माइनस की हो जाएगी। तो 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगा, या 5 से 1 बढ़ के 4 हो जाएगा। तो 25, ये हो गई 24। तो 25 से कोई चीज 24 हो गई तो 1 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 4%। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर होगा 4%। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या होगा? 4%। यानी उसमें 4% की कमी हुई। हाँ जी। वैसे भी एक और ट्रिक बता रहा हूं या आगे के लिए, अगर आप ध्यान रखें, अगर किसी चीज में पहले मैं x% का इंक्रीज करूं, प्लस का मतलब इंक्रीज करूं, एंड देन फिर उसमें x ही % का डिक्रीज कर दूं, या कि पहले x% की कमी कर दें फिर उसमें x% का इंक्रीज कर दें, यानी पहले घटा दें फिर बढ़ा दें, या पहले बढ़ा दें फिर घटा दें, तो ओवरऑल हमेशा ही डिक्रीज होता है x² 100% से। अगर सेम ही रेट से बढ़े और सेम ही रेट से घट रहा हो, यानी दोनों जगह रेट सेम हो, तो हमेशा ही डिक्रीज होगा और -x² 100% होगा। जैसे पिछले सवाल का लॉजिक अगर ध्यान दें तो 20% बढ़ाया 20% घटाया, तो आप सीधा भी कर सकते थे सर 20 का वर्ग 400 बटे 100 यानी 4। तो सर जी हम सीधा कह सकते थे कि -4% यानी 4% की कमी होगी। मैं कहूं कि यार मैंने किसी चीज की कीमत पहले 10% बढ़ा दी फिर 10% घटा दी, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो 10 का वर्ग 100 बटे 100 कट के 1 -1%। मैं कहूं कि यार मैंने किसी चीज की कीमत पहले 25% घटा दी, 25% घटा दी, देन फिर मैंने इसे 25% बढ़ा दिया, बताओ क्या चेंज होगा? सेम यही। तो 25 का वर्ग 625, 625 को 100 से भाग देंगे, 6.25 का डिक्रीज। तो इस ट्रिक को मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, पेपर में हु बहू आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे सवालों में करने में इन सवालों को आपको मजा आएगा। इन चीजों को हल्के में मत छोड़ना, ठीक है जी। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहे हैं नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 40%। एक नंबर को पहले 40% बढ़ाया गया, देन डिक्रीज बाई 25%, फिर 25% घटाया गया है, फिर 15% बढ़ा दिया भाई साहब, और फिर मेरे प्यारे बच्चों 20% घटा दिया। अब मेन लड़ाई कहां होगी? फ्रैक्शन पे। अगर आपको फ्रैक्शन की समझ है तो आप विजेता हैं सवाल के। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में ब्रेक करेंगे। 40% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 2/5। ध्यान देना, बढ़ा है। 25% 1/4 घटा है,
15% 3/20 बढ़ा है, 20% 1/5 घटा है। तो 5 से कोई चीज 2 बढ़ के कितनी हो गई? 7। 4 से 1 बढ़ के कितनी हो गई? 3। 20 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई? 23। और 5 से 1 घट के कितनी हो गई? 4। देखिए, पहले बढ़ा 5 से 7, फिर घटा मेरे बच्चे तो 4 से 3 हुआ, फिर बढ़ा 20 से 23 हुआ, फिर घटा दिया 5 से 1 तो 5 से 4 हुआ। हमें छोटी छोटी बातें पकड़नी और उसके आधार पे कैलकुलेशन कर देनी, घबराना नहीं है यार। 4 से तो मेरे प्यारे बच्चों 4 गया, और कुछ कटने का है ही नहीं। 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, यह आया 500। यहां कैलकुलेशन करते हैं। देखो, 23 को 3 से गुना किया 69, ठीक है जी। 7 से गुना करेंगे, 7 नीम 63, हासिल 6, 7 छिंग 42 और 6 48। तो मेरे भाई कितने की कमी हो गई? तो आप कहेंगे सर कमी हो गई आपकी 17 की। तो 17 की कमी 500 पे तो 100 पे कितना? समझे भाई? तो 5 3 15, 5 चौक 20, 3.4% का इंक्रीज हुआ। 3.4%, 3.4% का इंक्रीज या डिक्रीज? नहीं सर, इंक्रीज नहीं 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 नहीं, डिक्रीज हुआ, माफ करना, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, माफी चाहता हूं भाई, डिक्रीज हुआ। 3.4% की मेरे प्यारे बच्चों कमी हुई है, क्योंकि जो वैल्यू थी वो 500 थी, फिर 483 हो गई। हाँ है ना? तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, समझिए। कह रहे द वैल्यू ऑफ ए मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 4%। कहता है हर साल 4% घट जाती है भाई। 4% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/25 है। यानी पहले साल 25 थी तो 1 घट के 24 हो गई, दूसरे साल फिर 25 थी तो 1 घट के 24 हो गई। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। सर आपने 2 ही साल क्यों पकड़ा? 2 साल इसलिए पकड़ा क्योंकि सवाल में कह रहा है कि भैया 2 साल के बाद इसमें कुछ कहानी हुई, और 2 साल के बाद इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। अगर आज 75,000 है तो भाई 25 को 25 से गुना करोगे 625, और 24 को 24 से गुना करोगे 576। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज उस आर्टिकल की कीमत 625 यूनिट है तो 2 साल बाद हो जाएगी 576, और आज 625 नहीं है, 75,000 भी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बटे 625। ये बेसिक बातें आप जानते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं भाई फिर 576 की वैल्यू क्या होगी? तो गुना 576, गुना 576। अब हमें बताना है जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा इन चारों में से। देखिए मेरे भाई, हम 2 तरीके से सवाल को ब्रेक करेंगे। पहला है हम इसे यूनिट डिजिट से ब्रेक करें, लेकिन उसके लिए पहले कुछ पार्ट सोल्व करना पड़ेगा। जैसे 75,000 को मैं 75 गुना 1000 लिख देता हूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर। और 625 को 25 गुना 25 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर। सर ऐसा लिखने का फायदा क्या? सर देखो, 25 से काटेंगे 3 आया, और 25 से काटेंगे तो 40 आया। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। ठीक बात है सर। क्या समझ आया सर? समझ ये आया कि इन 3 गुना 40 गुना 576 करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 होगा। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट 0 केवल इसमें और इसमें, क्योंकि बाकियों में तो 3 जीरो है। आप जानते हैं ना, 1 जीरो है तो एक ही बार जीरो आएगा। तो बी ऑप्शन ठीक होगा या फिर सी ऑप्शन ठीक होगा? अब क्या करें बाबू? सर अब गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है सर? अब दोनों में 120 120 है, तो सर आप कुछ नहीं, कैलकुलेशन करो चुपचाप से, या फिर यहां पे क्या करो, डिजिटल सम अप्लाई करो। डिजिटल सम, डिजिटल सम कैसे अप्लाई करें सर? यहां देखेंगे तो ये समझ रहे हैं ना कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन आई 3 गुना 40 गुना 576। आप सिंपल कैलकुलेट कर भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। या फिर डिजिटल सम, ये आया 3, ये आया 4, यहां देखेंगे तो 5 7 12, 12 और 6 18, 18 का डिजिटल सम 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे तो डिजिटल सम 0। डिजिटल सम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब देखना है कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है। 9 गया, 6 2 8 और 1 9, ये 0 दे रहा है। इसे चेक करते हैं। 7 और 2 9 0, ये 1 आ रहा है, तो ये नहीं। तो ऑप्शन सी है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों हम इसके डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू निकाल
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं गांव की वर्तमान जनसंख्या 67600 है। इट हैज बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ दिस परसेंट। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago। कहता है 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले। आज है मेरे प्यारे बच्चों 67,600, 67,600। और कहता है हर साल जो गांव की जनसंख्या है वो 4% की रेट से बढ़ रही है। तो 4% की फ्रैक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/25, यानी 25 से 26 हुई है। दूसरे साल फिर 25 से 26, क्योंकि सेम ही रेट से बढ़ी है। तो इसका मतलब 2 साल में 625 से 676 हो गई। अब बहुत सारे बच्चों को शायद यह समझने में मुश्किल होगा कि 2 साल पहले कौन सी थी, अब कौन सी है। तो मेरे बच्चों, ये हमेशा शुरुआती होती है, इनिशियल होती है, और ये हमेशा फाइनल होती है। यानी 4% बढ़ने के बाद क्या हुई और ये पहले। यानी पहले जनसंख्या 625 थी, तो 4% अगर हर साल की दर से बढ़ेगी तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि आज इस शहर की जनसंख्या इतनी है, मतलब आज, यानी 2 साल बाद वाली बात आज हम कर रहे हैं, तो आज इतनी है, तो 2 साल पहले कितनी थी। मतलब मेरे बच्चे 676 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 67,600 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे तो आएगा 100। तो भैया 625 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना 100। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 62,500। यानी 2 साल पहले शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 62,500 मेरे बच्चों। मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि किसी मशीन की वैल्यू आज 62,500 है, 6,250 है। पहले साल इसकी कीमत 10% घटती है, तो 10 से हो गई मेरे बच्चों 9। अगले साल 20% घटती, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से हो गई 4। तीसरे साल 30% घट जाती है, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, यानी 10 से 3 घट के कितनी हो गई, 7। तो कह रहा है भैया 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या होगी। कर दें भैया कैलकुलेशन। देखो यार, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से कट रहेगा 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, पंजे 125। यानी आज अगर मशीन की कीमत 125 है, तो 3 साल बाद 63 यूनिट हो जाएगी। हाँ जी, जबकि आज उस आर्टिकल की कीमत 125 यूनिट नहीं है, एक्चुअल में कुछ दे रखी है। कितनी दे रखी है सर, 6250। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर भाग दे देंगे 125 से, तो आएगी 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, तो 63 यूनिट की वैल्यू 6×3 = 18, 6×4 = 36 और 1 37। तो यानी 3 साल के बाद, यानी ये 3 डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों, वो आएगी 3780। कैलकुलेशन में मिस्टेक करी क्या भाई हमने। देखना, 6×3 = 18, 6×36 और 137। भाई नहीं नहीं, यहां गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़। हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि भाई ये 60 नहीं 50 आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। 12×5 = 5, 50 आएगा कट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 63 यूनिट की, माफ करिएगा, गुना करेंगे 0, 5×3 = 15, 5×5 = 30 और 1×31 = 50। मैं माफी चाहता हूं भाई। यानी 3 डेप्रिशिएशन के बाद इसकी वैल्यू 3150 हो जाएगी। द रेड ब्लड सेल्स इन ए ब्लड सैंपल ग्रोज बाई 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर। कहता है भैया लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे के लिए मेरे प्यारे बच्चों 10% की रेट से बढ़ रही हैं। डिक्रीज बाई 10% इन नेक्स्ट 1 आवर। अगले 1 घंटे में मेरे भाई 10% की रेट से घट रही है। हाँ जी। रिमेन कॉन्स्टेंट इन 1 आवर, उसके बाद 1 घंटे कॉन्स्टेंट रहती है। एंड अगेन इंक्रीज बाई 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स। अगले 2 घंटे के लिए फिर 5% की रेट से बढ़ जाती है।
इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द सैंपल इज 40,000, कहता ओरिजिनली अगर 40,000 है तो बताओ कि भैया 6 घंटे के बाद ब्लड सेल्स की हालत क्या होगी, 6 घंटे के बाद क्या होगी। देखिए मेरे दोस्त, सवाल बहुत प्यारा है अगर आप समझ पाए तो। आपको यह समझना है कि पहले 2 घंटे के लिए, मैं सवाल थोड़ा सा छोटा करता हूं, करना आपने ही है, मैं हल्का सा डाटा लिखवाता हूं। कह रहा जी पहले 2 घंटे के लिए 10% की रेट से बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ती है। तो पहले घंटे 10% बढ़ रही है, दूसरे घंटे भी 10% बढ़ रही है, फिर अगले घंटे 10% घटती है, तीसरे घंटे 10% घट रही है, फिर कहता है चौथे घंटे में बिल्कुल कांस्टेंट होती है, कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं है, नहीं 0% है। 5वें घंटे और छठे घंटे में 5% की रेट से इंक्रीज होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ सवाल पढ़िए और ये देखिए कि जो मैंने, क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। देखिए चौथे घंटे में ना तो बढ़ा है ना घटा है, तो कांस्टेंट रही मैंने 0% को लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो बस इतने को सोल्व करना है। पहले 10 से 11 हुई, फिर 10 से 11 हुई, फिर 10 से 9 हुई, फिर 5% बढ़ी 20 से 21 हुई, फिर 20 से 21 हुई। पहले इतनी बातों को चेक करिए, उसके बाद कहानी को आगे लेकर चलेंगे। मेरे भाई इसमें हमें करना यह होगा कि ऑप्शन को भी थोड़ा सा देखना होगा। देखो कैलकुलेशन जब आप सीधे सीधे कर रहे हो तो ये पता चल गया कि इसकी कैलकुलेशन जो है और इसकी जो कैलकुलेशन है, ये वाली वैल्यू बड़ी ही आएगी इससे, क्योंकि ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा और ये छोटा है। तो यानी आंसर तो 40,000 नहीं हो सकता, 40,000 से बड़ा होगा। तो पहली बात ये ऑप्शन कट गया, इन तीनों में से एक आंसर होगा। अब कैसे कैलकुलेशन करे ध्यान देना। जो समझदार बच्चा होगा वो ये कहेगा कि सर इन सब की कैलकुलेशन करोगे, गुना करोगे तो ये आएगा 4 लाख। कैसे सर? 2 दूनी 4 और फिर 3 जीरो 4 लाख यूनिट, जबकि एक्चुअल में वैल्यू कितनी दे रखी? 40,000। तो इसका मतलब हर यूनिट की वैल्यू 1/10 है, हर यूनिट की वैल्यू 1/10 है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें थोड़ी चतुराई की जरूरत है ना, थोड़ी सी चतुराई की जरूरत है ताकि चीजें हम जल्दी कर पाए। कैसे? आप ये करिए कि इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 21, क्या आएगा 11 गुना 11 गुना 11 गुना 9 गुना 21 गुना 21। देखिए थोड़ा चतुराई भरा काम करना होगा। ये मेरा आंसर है इतने यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 1/10, तो बटे कर देता हूं 10, तो इसे भाग दे देंगे, वो मेरा आंसर। अप्रोक्सीमेशन किसे कहते हैं वो समझिए ध्यान से। अप्रोक्सीमेशन का मतलब, 1 सेकंड रुकना भाई, चश्मा हटा दी। अप्रोक्सीमेशन ऐसे देखो मेरे भाई, कोई लड़ाई तो है नहीं। ये सोचो कि 11 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा, तो सर 11 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा 99। 11 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा 99। देखिए पेपर जो है ना उसे एक जंग की तरह लेना है, धीरे 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 धीरे, कि कैसे सवालों को शॉर्ट में निपटाया जाए। अगर आप हर चीज डिटेल में करेंगे तो कैसे बात बनेगी। 11 निम क्या हुआ सर? 99। क्या हुआ मेरे भाई? 99। 99 के लगभग वैल्यू में 100 मान लेता हूं। ये है 11 निम 99, 11 निम 99, 99 के आसपास 100 मान लेता हूं। 100 को 10 से भाग देंगे, काटेंगे तो बचेगा क्या? 10। भाई 11 को 9 से गुना किया, 99 100 के आसपास है, तो 100 को 10 से काटेंगे, कितना आएगा? 10। अब मेरे बच्चे 21 को 21 से गुना किया, 441 आया, और गुना में 11 है। अच्छा 11 से किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करना बेहद आसान होता है। तरीका क्या होता है? 1 लो, फिर 1 और 4 5 लो, फिर 4 और 4 8 लो, फिर ये 4, बहुतों को नहीं आता होगा, और गुना 10 ये वाला। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 48,510 के नजदीक होगा। अब मुझे ये देखना है कि 48,510 के नजदीक कौन सी वैल्यू है। क्या ये 48,510 के नजदीक है? नहीं। क्यों सर? नजदीक में भी मुझे कम वाला लेना है, क्योंकि सर इनका मल्टीप्लीकेशन था 99, मैंने इनका मल्टीप्लीकेशन मान लिया 100, और 100 को 10 से काटा तो 10 आया, तो यानी एक्चुअल में तो इससे थोड़ा कम ही आएगा, तो इससे आंसर मेरा कम आना था, तो ये मेरा आंसर कट गया। ये सर 48,510 के नजदीक नहीं कहा जा सकता, देखो यही कहा जाएगा। अगर बात हो कि सर एग्जैक्ट निकालो, तो सर फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर एग्जैक्ट निकलेगा। हाँ है ना? और वो भी जानता है कि पेपर में सवाल दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक ऐसा थोड़ा बहुत देगा जिससे आप चीजों को समझ पाए। समझा करो बात को बाबू।
देखो सवाल में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय दिस परसेंट ऑन फर्स्ट ईयर एंड ऑन सेकंड ईयर इट विल डिक्रीज बाय दिस परसेंट बट ऑन थर्ड ईयर इट विल इंक्रीज बाय दिस परसेंट। कहता है किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 16.3% बढ़ जाती है। तो फ्रैक्शन हो गई मेरे बच्चों 1/6 बढ़ गई। दूसरे साल 37.5% घट गई, यानी 3/8 घट गई। और तीसरे साल मेरे प्यारे बच्चों 57 से 1/7% इंक्रीज हो गया, यानी 4/7 इंक्रीज हो गया। अब मेरे बच्चों बस सिंपली इसी को फॉलो करना है कि भाई पहले साल 6 से 7 हुई, दूसरे साल घटी तो 8 से 5 हो गई, तीसरे साल 7 से 11 हो गई। तो 3 साल में 7 से 7 निपटाया, 48 से हो गया मेरे भाई 55। हाँ जी, 48 यूनिट से 55 यूनिट हो गया। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर शुरुआत में जनसंख्या पॉपुलेशन उस शहर की काउंट करें तो 48 यूनिट थी, तो अब पॉपुलेशन हो गई 55 यूनिट। हाँ जी, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 1,65,000 है। नहीं, प्रेजेंट पॉपुलेशन निकाल के बताइए, 3 साल बाद की पॉपुलेशन 1,65,000 है। तो 55 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,65,000 को, 1,65,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,65,000 को 55 से भाग देंगे भाई, 55 से काटेंगे तो यह आएगा 3,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो भैया 48 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 48 गुना 3,000। तो आंसर आएगा भाई 1,44,000। यानी उस शहर की जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो है 1,40,000। मतलब 3 साल बाद 1,65 होगी, तो आज है 1,44,000। एंड दैट इज माई राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंट इन फूड। कहता है एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 5% तो ट्रेवलिंग पे खर्च कर देता है। कहता है जी 5% तो ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहा है, फिर बचे हुए का 20% वो खर्च कर रहा है खाने पे। देखिए मेरे भाई, ये सारे के सारे सवाल आपने डिटेल पढ़े हुए हैं परसेंटेज में, मैंने उन्हीं के शॉर्टकट बताने की यहाँ कोशिश की सक्सेसफुल से। अब ध्यान देना, 5% की फ्रैक्शन हुई 1/20, 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5। यानी अगर उसके पास 20 रुपए थे तो 1 रुपया खर्च कर दिया, बचे 19। अब 5 है तो 1 रुपया खर्च करके कितना बचा, 4। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर उसके पास 20 थे तो 5 बचे, 19 थे तो 4 रह गए। मतलब 20 से 19 हो गया, 5 से 4। तो मैं ये कहूंगा कि यार 100 यूनिट से वो कितना हो गया, 76 यूनिट हो गया। यानी अगर उसके पास शुरुआत में 100 यूनिट थे तो अब हो गए 76 यूनिट उसके पास बचे। मतलब एक आदमी था, अपने घर से निकला, 5% उसने ट्रेवलिंग में खर्च कर दिया, बचे हुए का 20% खाने पे खर्च कर दिया। यानी 100 यूनिट अपनी जेब में डाल के चला था तो 76 यूनिट उसने, मतलब 76 ही यूनिट उसके पास बचे, 76 यूनिट उसके पास बचे। और सवाल में कह रहा है कि जब उसने ये काम कर लिया ना, ट्रांसपोर्ट और फूड वाला काम, यात्रा और भोजन पे खर्च कर दिया, तो फिर 120 रुपए उसने दान दे दिए, 120 रुपए दान में दे दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 120 रुपए डोनेट करता है, तो 120 रुपए मेरे भाइयों डोनेट कर देता है, 120 रुपए का दान दे देता। अच्छा जी, इसका मतलब भाई, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। यानी जो पैसे अब उसके पास बचे हैं, यानी अगर मान लीजिए 8 रुपए अगर उसके पास बचे हुए, दो खर्चे करने के बाद, कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट और फूड, 8 रुपए बचे हैं, तो इसमें से भी दानवान ने 120 रुपए डोनेट कर दिया। तो 8 रुपए थे बचे हुए, अब 120 इसमें से और डोनेट कर दी, तो अब बचे हैं, कहता है 1400 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू क्या आई, 120 उधर ले जाके जोड़ोगे तो 1520। इसका मतलब यहां पे उसके पास जो रिमेनिंग बचा हुआ था वो 76 यूनिट नहीं था, 1520 रुपए बचे हुए थे। तो भैया 76 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1520, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 76 दूनी 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 20 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100 गुना 20, तो आंसर हो जाएगा 2000। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2000 रुपए उसके पास शुरुआत में थे, दो खर्चे करने के बाद 1520 बचे, इस 1520 में से फिर 120 का डोनेशन दिया, तो आखिर में बचे 1400। सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई बताओ शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, तो आंसर होगा 2000। हाँ है ना।
एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, कहता है उसके पास निश्चित मात्रा में तार थी। 10% वायर वॉज स्टोलन, 10% तार चोरी कर लिया गया। एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग वॉज सोल्ड, कहता है जितना भी तार था उसका 10% तो मेरे प्यारे बच्चों चोरी कर लिया गया, जो बच गया उसका फिर 70% बेच डाला। तो भैया 10% 1/10, 70% 7/10, मतलब अगर 10 मीटर तार था तो एक चोरी हो गया, बचा कितना 9, और 10 मीटर था तो 7 बेच दिया, बचा कितना 3। यानी मेरे भाई अगर मेरे पास शुरुआत में 100 यूनिट तार था तो फाइनल में सिर्फ 27 यूनिट ही तार बचा हुआ है मेरे बाबू। दो प्रोसेस होने के बाद मेरे पास कितना तार बचा मेरे प्यारे बच्चों, 27 यूनिट तार बचा, जबकि एक्चुअल में जो तार बचा है वो 810 मीटर बचा है। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू 30 मीटर, एक यूनिट की वैल्यू 30 मीटर। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 30, तो आंसर आ जाएगा 3000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत में उसके पास जो तार था उसकी एक्चुअल जो लेंथ थी वो 3000 मीटर। एक्चुअल जो लेंथ थी मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में उसके पास कितनी थी, 3000 मीटर। पल्ले पड़े कि नहीं? कह रहे इन्हें लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, कहता है भैया 20% किताबें हिंदी में, 1/5। मैं सीधी फ्रैक्शन लिख रहा हूं जी। अब कहता है जी जो बच गई हैं उसका 50% किताबें भैया अंग्रेजी में, 50% की फ्रैक्शन 1/2 इंग्लिश में, और अब जो बच गई हैं उसका 30% फ्रेंच में, जो बच गई हैं उसका 30% मेरे प्यारे जो फ्रेंच में, यानी 3/10। बहुत सुंदर भाई। किसी भाई ने कोई लोड लगाए थे नहीं? तो कह रहा है कि बताओ भाई बची हुई जो किताबें हैं, यानी हिंदी इंग्लिश फ्रेंच हटा दें तो बची हुई जो किताबें हैं वो 6300 है और वो रीजनल लैंग्वेज में। तो बताओ यार शुरुआत में किताबें कितनी थी? तो कहेंगे भाई शुरुआत में 5 थी तो एक हटके कितनी हो गई, 4। अब 2 थी तो एक हटके कितनी रह गई, 1। फिर हमने देखो फिर से बताता हूं भाई, हमारे पास टोटल 5 किताब थी, एक हिंदी की थी वो हटा दी, कितनी बची 4। अब 2 हैं, एक इंग्लिश की हटा दी तो बची कितनी, 1। अब 10 बची, 10 में से 3 हमने हिंदी की ना फ्रेंच की हटा दी तो बची कितनी, 7। तो कुल मिला के बाबू 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 25 किताबें अगर लाइब्रेरी में थी तो भाई कुल मिलाकर 7 ही यूनिट किताबें बची, जबकि किताबें बची 6300। तो 7 यूनिट 6300, 1 यूनिट 900 बाबू, तो 25 यूनिट, 25 नहीं में 225, यानी लाइब्रेरी में 25 नहीं में 225 होता ना भाई, 22,500 किताबें थी लाइब्रेरी में। मेरे प्यारे बच्चों कितनी किताबें थी, 22,500 किताबें लाइब्रेरी में थी, 22,500 किताबें लाइब्रेरी में थी। देखो मेरे भाई सवाल में कह रहा है मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25% प्रॉफिट। एक दुकानदार, एक होलसेलर है वो, ना सॉरी माफ करना, एक मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को 25% प्रॉफिट पे चीज बेचता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी होलसेलर ने 4 में खरीदी, मैन्युफैक्चरर ने 4 में खरीदी तो होलसेलर को चीज पड़ी 5 की। अब कहता है भैया होलसेलर ने उसे रिटेलर को शिफ्ट कर दिया 20% प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी होलसेलर ने 5 में लिया तो 1 का लाभ लेके 6 में बेच दिया। किसको जी, रिटेलर को। अब रिटेलर ले रहा है 28% प्रॉफिट, 4% की 1/25, 28 7 गुना होता है, तो 7/25 पे उसने बेच दिया। 7/25 का मतलब है मेरे दोस्त कि 25 में खरीद के और 7 का लाभ लेके 32 में बेच दिया। आओ करते हैं हिसाब। देखो यार 5 से तो 5 गया, 4 8 32, तो यानी अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज 25 यूनिट में खरीदी तो कस्टमर को मिली कितने की, 48 यूनिट की, जबकि कस्टमर को पड़ी है भाई ये 9600 की। तो 48 यूनिट 9600, 1 यूनिट 200, तो 25 यूनिट 25 गुना 200 मेरे भाई आंसर होगा 5000। हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को बहुत बारीकी से समझिए तभी काम आएगी, नहीं तो नहीं। हाँ है ना?
और मेरे भाई ये इसके लास्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव की कहानी का। आई सवाल में कह रहे हैं मशीन माफ करिए मशीन डेप्रिशिएट इन वैल्यू ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। कहता हर साल अपनी प्रीवियस वैल्यू का 10% घटोतरी होगी, यानी 10% घटेगी। ठीक है जी। However, every second year there is some maintenance work so that in that particular year depreciation is only 5% of its previous value। कहता हर दूसरे साल इसमें कुछ मेंटेनेंस होगी, इसलिए भैया ये केवल 5% घटेगी। बहुत सुंदर भाई। तीसरे साल कहता फिर से 10% होगी। हर साल का कहा था ना उसने 10% घटेगी, लेकिन मेंटेनेंस वाले साल 5%, और हर दूसरे साल मेंटेनेंस है तो फिर घटेगी मेरे भाई 5%। सवाल में कुछ नहीं है, बेसिक चीज यही है कि आप इस सवाल को एक बार पढ़ें और इस डाटा को महसूस करें कि जो कह रहा है और जो मैं लिख रहा हूं क्या वो चीजें सेम है। कैसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष, इस प्रतिवर्ष पे अच्छे से अंडरलाइन करिए, प्रतिवर्ष एक मशीन की कीमत अपने पहले की कीमत का 10% घटती, यानी जो भी उसकी वैल्यू उसका 10% घटेगी। फिर भी प्रत्येक दूसरे वर्ष, हर सेकंड ईयर में इस मशीन का रखरखाव हो जाता है, इसलिए इसकी कीमत में पहले वर्ष की कीमत की तुलना में केवल 5% की कमी होगी। तो बताओ भैया 4 साल के अंत में मशीन की कीमत इतनी है तो शुरुआत में कितनी थी। कहानी को ध्यान से समझो कि भैया है क्या, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से हुई 9, 5% 1/20, 20 से हुई 19। कैलकुलेशन बहुत परेशान करेगी। 10 से होगी 9 और फिर 5% है तो 20 से होगी 19, यानी कटना तो कुछ है नहीं, तो दूनी 400, यानी 40,000 यूनिट अगर उस मशीन की कीमत है शुरुआत में, तो बाद में उसकी कीमत रह जाएगी 9 गुना 9 गुना 19 गुना 9, 19। अब हमें इस कहानी को प्रॉपरली समझना हो तो हमें इस वैल्यू को रिलेट करना है उससे 1,46,205 से। आओ भाई समझाते हैं। 9 गुना 9 गुना 19 गुना 19, 9 गुना 9 गुना 19 गुना 19, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको मेरे भाई, 1,46,205 को, 1,46,205 को। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये पूरी कहानी उठा के नीचे ले आओगे, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी भैया, भाग दे देंगे इसे, 9 गुना 9, 9 गुना 19 गुना 9 गुना 19 थी भाई। देखो जो पढ़ा आसान है पढ़ने में उसे पढ़िए, पहले 9 का पढ़ते हैं, 9 से करते हैं। 9 एकम 9, बचा कितना जी 5, 9 छिक 54, बचा कितना जी 2, 2 बचा तो 9 दूनी 18, बचा कितना जी 4, है ना, 9 चौक 36, 4 9 5 45, ये है। ठीक बात है। अब फिर 9 से काटने में मजा आएगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बिल्कुल ठीक है, बचा कितना 7, 9 8 72, 9 5 45, ना जाने 0 था, 9 5 45। अब मेरे भाई 19 से काटने की कोशिश करो। 19 19 होता है आप जानते हैं 361, 361 से कुछ कट रहा है, हाँ सर 6 3 18, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 से जा रहा होगा, तो यह आया 5। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू जो आई वो 5 रुपए आई। कैलकुलेशन है क्या करें, तूफान है भैया। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, 5 रुपए। हाँ जी, अब एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है तो 40,000 की वैल्यू क्या होगी, गुना करेंगे वो मेरा आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज 2 लाख, जो कि मेरे प्यारे बच्चों मेरा उत्तर आएगा 2 लाख। हाँ है ना। अब बात आती माफ करिएगा, बात आती है कि सर पेपर में इस सवाल को कैसे करा जाए, क्या सो ट्रिक लगाई जाए कि तुरंत हो जाए, क्योंकि सारे पेपर के क्वेश्चन मैंने उठाए। तो मेरे दोस्तों मुझे एक बात समझनी है, क्या कि भैया 9 गुना 9 गुना 19 गुना 19, यहां लिख लेता हूं, 9 गुना 9 गुना 19 गुना 19 रिप्रेजेंट कर रहा है 1,46,205 को। देखो थोड़ी सी बुद्धि लगानी काम हो जाएगा। क्या ये तो तय है कि ये इसके बटे में आ जाएगा जो यहां लिखा हुआ है, और ये गुना में आ जाएगा। और भाई मजे की बात यह कि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी साहब। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों जब ये इससे पूरा कट जाएगा
पूरा कटेगा तभी तो आंसर पूर्णांक में आएगा, अदरवाइज तो डेसिमल में आ जाएगा। क्योंकि ये सारी कहानी बटे में लाओगे, बटे में लिखोगे तो 9 गुना 19 लिखोगे। और अगर ये नहीं कटा मान लो पूरा, तो फिर तो आंसर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में है नहीं, और सवाल में ये लिखा भी नहीं है कि भाई अप्रोक्सीमेट से बताइए। आजकल वैसे एक काम भी कर दे रहा है कि बोलता नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर दे देता है, लेकिन इस सवाल के संदर्भ में तो समझा ही जा सकता है बात। तो मुझे यह समझना होगा कि यार यहां है 5, यहां है 5, इसका मतलब ये नंबर ऐसा होगा जिसका एक मल्टीपल 5 होगा ही होगा, क्योंकि यहां 5 लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीपल 5 होगा ही होगा, ये मुझे मानना होगा। और अगर इसका मल्टीपल 5 है मेरे दोस्त, तो 5 तो इनमें से किसी से कटना नहीं है, इसका मतलब इसे काट के जो भी मेरा आंसर आएगा, या तो वो 5 आएगा या 5 का कोई मल्टीपल आएगा, 5 आएगा, 5 का कोई मल्टीपल आएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है सर, 5 आएगा, 5 का कोई मल्टीपल आएगा, हाँ है ना। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो फिर भैया हमें इसे 5 या 5 के मल्टीपल से गुना करके देखना पड़ेगा। भाई 40,000 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो आएगा 2 लाख, और 5 के किसी भी मल्टीपल से करूंगा, यानी n से गुना करूं, पहले 5 से गुना करूं फिर n से करूं, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 2 लाख या 2 लाख का nवा गुना होगा, यानी बड़ा होता जाएगा, 2 लाख से बड़ा उत्तर होता जाएगा। और 2 लाख का गुना होगा, 4 लाख होगा, 6 लाख होगा, 8 लाख होगा, ऐसे होगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लिहाज से मेरा ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। तो देखिए छोटी छोटी चतुराई आपको सीखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।